बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे एफडीआई की। दरअसल केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों की भागीदारी के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में छूट देने को लेकर संशोधित नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति होगी। खास बात यह है कि ये बड़े बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पहले भारत दौरे से ठीक पहले किए गए हैं। मस्क 22 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होगी। इसके बाद मस्क भारत में टेस्ला के प्लांट के लिए निवेश का ऐलान कर सकते हैं। एक बड़ा निवेश वो कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। एलन मस्क की इस भारत यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे और लंबे समय से ऐसे कयास लग रहे हैं कि जैसे जैसे भारत में ईवी का बाजार यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार बढ़ रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में नामचीन कंपनी है टेस्ला, वो भी भारत में अपना प्लांट लगा सकती है। ऐसी बातें पहले कयास के दायरे में थी, लेकिन अब लगता है कि उस दिशा में कदम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एलन मस्क भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है, खबरों में यही बात सामने आ रही है कि वो बड़े निवेश का ऐलान भारत में कर सकते हैं और टेस्ला के प्लांट की दिशा में कदम आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में काम हो सकता है। तो टेस्ला का अगर निवेश होता है, यहां पे प्लांट लगता है, तो पूरा ईवी सेक्टर भारत में बदल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं, एफडीआई को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आपको बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। अब वो संशोधन क्या है वो आपको बताते हैं। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में ये 74% एफडीआई अब संभव होगी, यानी कि इसमें बदलाव किया गया है। अगर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कोई आना चाहता है विदेशी कंपनी, तो उसके लिए 74% एफडीआई की यहां पर अब जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। प्रक्षेपण यान में 49% विदेशी निवेश की इजाजत दी जाएगी। ये भी जो संशोधित एफडीआई के नियम आए हैं उसमें ये भी बात सामने आई है। इससे अधिक निवेश के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी होगी, यानी कि इस क्षेत्र में जो प्रक्षेपण का क्षेत्र है इसमें सरकारी मंजूरी जरूरी होगी। उपग्रह ग्राउंड उपयोगकर्ता सेगमेंट में 100% एफडीआई है। पहले सिर्फ सरकार के जरिए निवेश की अनुमति थी, तो एफडीआई की सीमा बढ़ने से अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यापक एक विस्तार देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत पहले से ही अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार अनुसंधान कर रहा है, एक के बाद एक माइलस्टोन हासिल कर रहा है, लेकिन एफडीआई के नियमों में बदलाव से उम्मीद की जा रही है कि इसमें और तेज गति आएगी। अब दौरे से ठीक पहले जो बड़े बदलाव किए गए हैं हम आपको वो बता दें। तो ये समझना जरूरी है कि 21 अप्रैल को मस्क भारत आ रहे हैं और पीएम मोदी से वो मुलाकात करेंगे। भारत में बड़े निवेश का वो ऐलान कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि टेस्ला के प्लांट की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं, कोई बड़े निवेश का ऐलान हो सकता है। और जो बातें सामने आ रही हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 2 से 3 अरब डॉलर के निवेश का वो ऐलान कर सकते हैं। कई भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट को उनके मंजूरी मिल सकती है। मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। तो ये तमाम वो बातें हैं जो अहम हो जाती हैं उनके दौरे से पहले, और इनको लेकर तमाम तरह की उम्मीदें एलन मस्क के दौरे को लेकर लगाई जा रही हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जयंत कृष्णा जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, टोटू धवन हमारे साथ हैं और हमारी संवाददाता साक्षी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा यहाँ पर साक्षी का। साक्षी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि एलन मस्क के दौरे को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं और एफडीआई में ये जो बदलाव है क्या केवल अंतरिक्ष क्षेत्र तक सीमित है या फिर इसका और भी दायरे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये जो एफडीआई की अनाउंसमेंट है, बिल्कुल इलॉन मस्क के विजिट से पहले, इसकी वजह से जो है काफ़ी लोग जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देखिए एक और सेक्टर जो है उसके लिए भी एक फ्रेश दिशा जो है अब दिख सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर जो है वो भी एक्सपर्ट्स से और एनालिस्ट से एनडीटीवी पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा है। और देखिए घर बैठे दर्शक अगर वो ये सोच रहे हैं कि देखिए इलॉन मस्क के भारत के विजिट से हमें क्या इम्पैक्ट होता है, हमें क्या असर होता है, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार कि देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक है इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, जिसकी वजह से देखिए नौकरियां जो है क्रिएट हो सकती हैं और जो है जॉब क्रिएशन जब क्रिएट होगी तो याद रखिए पूरा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इको
इकोसिस्टम जो है उसमें हम बदलाव देख सकते हैं। जब एक बड़ा प्लेयर जो है एक सेक्टर में आता है तो उसकी वजह से जो है हम पूरे ही इकोसिस्टम में बदलाव देखते हैं, जैसे कि ईवी चार्जिंग सिस्टम से लेके ऑटो एंसिलरीज को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एंट्री से, अगर ये एंट्री और ये इन्वेस्टमेंट जैसा कि रिपोर्ट्स अंदाज़ा लगा रही हैं, अगर ये ऐसे ही होती है तो इस एंट्री से पूरे ही इकोसिस्टम में हम बदलाव देख सकते हैं इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से। दूसरा उनका ऐसा मानना है कि एनवायरनमेंट को अगर हम देखें, याद रखिए सारे ही देशों को क्लाइमेट गोल्स मीट करने हैं और टेस्ला जो है वो नोन है कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट गोल्स बहुत ज्यादा है और बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल सकता है। हम सीधे, क्योंकि बात ईवी से शुरुआत हुई है, तो हम सीधे टूटू धवन जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। एलन मस्क निवेश करते हैं तो जो ईवी का मार्केट है उसको आप किस दिशा में जाता हुआ देखते हैं, उसमें क्या व्यापक परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईवी का जो एक बबल था वो अब बस्ट होने वाला है। अब इलोन मस्क यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी जो मार्केटिंग है वो कम होती जा रही है वर्ल्ड वाइड, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर और भी जगह के अंदर। ईवी जो है इट हैज नाउ स्टार्टेड प्रूविंग कि इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। एट द एंड ऑफ द डे जो उसको पावर सप्लाई मिलती है, जो रिसोर्सेज हम जमीन में से निकालते हैं, दे आर ऑल बीइंग कंज्यूम्ड एंड उसका जो डिस्पोजल है दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड जो टॉक्सिन्स जो उसके निकलते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद बैटरीज के, वो आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते एंड दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। So this is one. Two, yes, I welcome Elon Musk primarily not only for Tesla, क्योंकि वो जब आ रहे हैं तो वो और एक पूरा बुके लेके आ रहे हैं, तो वो बुके के अंदर हमारे हिंदुस्तान को और बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जिसके अंदर अभी साक्षी जी ने भी बताया कि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, प्लस एंसिलरीज भी ज्यादा खुलेंगी। यस, डेफिनेटली ये सब चीज तो पॉजिटिव हैं, पर सबसे ज्यादा बड़ी नेगेटिव यही है कि ये जो अब बबल है। आता हूं टूटू धवन जी आपके पास। जयंत कृष्णा जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो कि अर्थशास्त्री हैं। जयंत जी, अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर नए नियम सामने आ गए हैं। अब विदेशी निवेश उस सीमा में आता है तो पहले से अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर भारत में बहुत सारा अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है और एक बड़ा आप इसकी संभावना है इस क्षेत्र के अंदर विदेशी निवेश आने से, और किस रूप में गति इसको मिल सकती है, कैसे भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि स्पेस के क्षेत्र में लीडरशिप एक्वायर करने का अमंग कमिटी ऑफ नेशंस, तो ये एक बहुत ही एक बड़ा कदम होगा, जो बड़े रिस्पॉन्सिव जो इंडस्ट्री से जिस तरह के डिमांड्स आ रहे थे, स्पेशली लार्ज ओवरसीज इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो जो इसमें तब्दीली करी गई है कि 74% एफडीआई जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में अलाउ कर दी गई है, जो ग्राउंड इक्विपमेंट है उसमें 100% कर दी गई है और लॉन्च व्हीकल्स में 49% की गई है। इससे मुझे लगता है कि ये इसमें काफी एफडीआई आएगा, बिकॉज देखिए ऐसा एरिया है कि अभी भारत डोमेस्टिक कैपेबिलिटी के तौर पे पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो हमें एफडीआई की जरूरत होगी और कुछ कंपनी कुछ क्षेत्रों में टोटली 100% फॉरेन कंपनीज ओन्ड होंगी, कुछ में जॉइंट वेंचर्स होंगे इंडियन कंपनीज के साथ में। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी दिशा है और स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत ही आधारभूत परिवर्तन होगा, जो ग्राउंड रूल्स हैं, जो हमारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, तो मैं उसका वेलकम करता हूं, क्योंकि इंडिया में जो एक 60s में 50s में और 60s में जो इंडिया ने एक लीड ली थी स्पेस प्रोग्राम में, ये उसका एक लॉजिकल कल्मिनेशन है कि इस तरह से एफडीआई नीति में परिवर्तन किया गया है टू इंकरेज मोर। तो क्या ये माना जाए जो स्पेस सेक्टर का मॉडल है, जिसमें मुख्य भागीदारी हमारी केवल सरकारी ही भागीदारी उसके अंदर है, तो इस मॉडल में एक अमूल चूल परिवर्तन हम यहां पर देखना चाह रहे हैं, और जिस मॉडल की बात होती है पीपीपी मॉडल, वो भी इसमें इस रूप में देखने को मिलेगा इस एफडीआई के बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि ये 3 कैटेगरी अगर आप ब्रॉडली देखिए तो जो 100% ग्राउंड इक्विपमेंट है सैटेलाइट का, उसमें तो 100% एफडीआई अलाउड है, तो उसमें किसी जॉइंट वेंचर पार्टनर की, इंडियन पार्टनर की जरूरत नहीं है। और लेकिन जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में 74% है, तो इसका मतलब बाकी जो परसेंटेज है वो इंडियन पार्टनर होगा। और लॉन्च व्हीकल में सिर्फ 49% किया गया है, इसमें इसका मतलब है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा वो इंडिया से होगा।
जिसकी वजह से ये एक अच्छी पहल मुझे लगता है, क्योंकि हर क्षेत्र में लेवल ऑफ कैपेबिलिटी जो है इंडिया में इस समय जो मौजूद है वो सामान्य नहीं है, और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी कंट्री के देखने पड़ते हैं और ये सब भी देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में ये तीनों कैटेगरीज में जो बनाया गया है ये बहुत अच्छा है, और इससे इंडिया को एक स्पेस की फील्ड में लीडरशिप एक्वायर करने के एरिया में एक बहुत अच्छी पहल होगी। और आप देखिएगा अगले 2-3 सालों में ही इसका आपको असर दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी ग्राउंड पे। तो बात एलन मस्क के भारत दौरे की हो रही है। उनके दौरे से पहले ही एफडीआई क्षेत्र में कई बदलाव किए गए हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो टेस्ला को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, 2-3 अरब का वो भारत में निवेश भी कर सकते हैं। तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा जारी है। हम सीधे यहाँ पर हमारी सहयोगी साक्षी का रुख करना चाहेंगे। साक्षी, अगर हम ग्रोथ देखें ईवी मार्केट की भारत में 2-3% है, इसको 2030 तक और आगे बढ़ाने का लक्ष्य, 30% तक करने का लक्ष्य है। उस नजरिए से अगर देखा जाए चीजों को, तो एलन मस्क यहाँ पर निवेश करते हैं तो चीजें में कितनी गति आएगी, किस दिशा में चीजें जाएंगी। दूसरी बात, जो एक कोशिश है भारत की मेक इन इंडिया वाली जो कोशिश है, अगर वो प्लांट टेस्ला का यहाँ पर लगता है तो उसको और कितनी गति प्रदान मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये जो आपने पूछा है। हमने एनालिस्ट से और एक्सपर्ट से बात करी इसके बारे में, और अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो पहली बात तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आएगा, नौकरियां जो हैं वो हम देखेंगे इस सेक्टर में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर ये कदम होता है तो। आगे जाके जो आपने बोला कि आत्मनिर्भरता, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। याद रखिए हमारे सरकार का ये फोकस रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि देखिए हमें मेक इन इंडिया और यूथ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस देश के युवा को जो है नौकरियां मिलनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आए। तो ये एक फोकस जो है बहुत ही क्लियर है मस्क के विजिट से, कि हमारे को देखिए अपने आप ये अगर मेक इन इंडिया बूस्ट आएगा तो हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, जॉब क्रिएशन होगी हमारी इकोनॉमी में, और इससे जाके ये जो 2030 का 30% ईवी व्हीकल्स का गोल है भारत का, याद रखिए ये क्लाइमेट चेंज के साथ जो गोल्स हैं हर नेशन के और भारत के भी गोल्स हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इकोनॉमी तो है ही है, साथ में एनवायरनमेंट का गोल भी है, वो भी जो है सफल हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ हैं जयंत जी जो इसको डिकोड करेंगे। जयंत जी, हमने एनालिस्ट से बात करी सुबह और हमने पूछा कि देखिए लग्जरी सेक्टर में आता है टेस्ला, कहीं कंज्यूमर्स का ये सवाल है हमसे, उन्होंने पूछा मुझसे कि देखिए लेकिन हमारे को इससे क्या असर होगा, लग्जरी व्हीकल तो अगर हम नहीं अफोर्ड कर सकते तो, लेकिन क्या आप राजी और मंजूरी देते हैं ऐसे एनालिस्ट को जो बोल रहे हैं कि देखिए कम से कम इंपोर्ट तो नहीं होगा अब, और लग्जरी सेल्स जो हैं वो भी एक रिकॉर्ड हाई पर हैं व्हीकल्स की भारत में, तो इससे एक फर्दर बूस्ट आएगा और आगे जाके लॉन्ग टर्म में भारत इसको एक एक्सपोर्ट की दिशा से भी देख सकता है ईवीज को। आपका क्या कहना है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो हमारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट में जो ईवी की जरूरत होगी, जो अभी हमारी भारत सरकार की नीति है उसमें अगर हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना है और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम करनी है, तो उसका लक्ष्य है कि 2030 तक 30% ऑफ ऑल व्हीकल्स इन द कंट्री हैव टू बी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे 30%, और ऑटो सेक्टर हमारा जो कंट्री में ये सारे कैटेगरी के हैं, ट्रक्स, कार्स, टू व्हीलर सब मिलाकर, तो ऑटो सेक्टर हमारी इस समय 7 से 8% जीडीपी जो इंडिया का है वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो जाहिर सी बात है इसका अगर 30% होगा तो आप मार्केट के साइज का अंदाजा कर सकती हैं। और आपने जो दो बातें कही, एक तो ये कि हमें डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी जो सुनने में आ रहा है कि टेस्ला ने कहा है कि कुछ चीपर मॉडल्स जो हैं, एंट्री लेवल ईवी मॉडल्स हैं, वो 25 लाख रुपए तक के क्षेत्र में वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है। अभी कोई डेफिनेट कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी पैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारत में डोमेस्टिक पेनिट्रेशन करना है तो चीपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो 25 लाख की रेंज की जो बात हो रही है वो होगा। और जो एक्सपेंसिव हैं उनका भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो इंडिया जो है वो एक हब बन सकता है ग्लोबल, एटलीस्ट रीजनल एक्सपोर्ट के लिए टेस्ला की कार्स का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी। और हम लोग ये भी ना भूलें कि इसमें एक कमिटमेंट ये भी है कि एक तो 3 साल के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि आपको लोकल सोर्सिंग 3 साल के अंदर 30% जो आप टोटल कंपोनेंट्स की और मटेरियल की जो सोर्सिंग कर रहे हैं वो भारत से ही करनी पड़ेगी, और ये 5 साल के बाद 50% हो जाएगा। तो मतलब जयंत जी आपके पास मैं टुटू धवन जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। टुटू धवन जी, अभी फिलहाल अगर हम बात करें भारत के ईवी मार्केट की तो 2-3 प्लेयर्स यहाँ पर मुख्य तौर पर नजर आते हैं।
टेस्ला के आने से क्या ये कंपटीशन बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट आप प्राइसेस में किस रूप में देखते हैं, या फिर अलग अलग ब्रैकेट्स होंगे जहां पर सब प्लेयर अपने हिसाब से खेलेंगे? देखिए, अभी हमारे पैनलिस्ट साहब ने भी बताया है कि ये जो टेस्ला है, दीज आर ऑल लग्जरी मॉडल जो लेके आ रहे हैं, विच आर कमिंग टू अ करोड़ टू स्टार्ट। और जो हमारी हिंदुस्तान की जो मार्केट है, जो जिसके साथ हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, वो 20 से 25 लाख रुपए तक का ज्यादा है। तो ये तो कुछ ऑल्टरेशन करके अपनी टेक्नोलॉजी को इस प्राइस रेंज के अंदर टेस्ला ला सकेंगे। यस, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द कंज्यूमर। बाकी जो रह गया कि इनकी मार्केट कितनी होने वाली, वो तो खैर आने वाले दिनों के अंदर ही हमको पता लगेगा। इस वक्त तो नॉट मोर देन 2% इस वक्त मार्केट शेयर है, और धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं उनको धीरे धीरे पता लग रहा है कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं और इसके पॉजिटिव्स क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया टोटू धवन जी हमसे बातचीत करने के लिए। जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी सहयोगी साक्षी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने तमाम पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी।